का जिक्र किया है बीजेपी, और यहाँ तक अमित शाह को लेकर जो गृह मंत्री हमारे, उनको लेकर भी बात कहते हैं कि आज़ाद गृह मंत्री के पीछे छुपा हुआ है, सारी बीजेपी जो है वो आज़ाद को बचाना चाहती है। यानी तमाम तरह से वो सरकार को भी यहाँ पर घेर रही है। और जैसा आपने कहा कि जब वो भारत आई तो कई नेताओं से मिली, चाहे उसमें कांग्रेसी नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, और मिलकर वो क्या साबित करना चाह रही थी, क्या अपने लिए कोई पहलवान बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जहां पर उनकी फरियाद को नहीं सुना गया। लेकिन जिस तरह से वो जंतर मंतर पर बैठी और जिस तरह धरना प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को मजबूर होना पड़ा। लेकिन रोहिणी घाबरी सिर्फ ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया भारत आकर बताऊंगी कि औरत जब अपने सम्मान के लिए लड़ती है तो तब क्या कर जाती है। ये शब्द हैं डॉक्टर रोहिणी घाबरी के, जो वापस स्विट्जरलैंड पहुंच चुकी हैं लेकिन वापसी की बातें कर रही हैं। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भारत छोड़कर फिर से वो स्विट्जरलैंड चली गई। वो रोहिणी घाबरी जो कहती हैं कि इंसाफ मैं लेकर रहूंगी, मैं भारत लौटूंगी, भारत में लड़ाई लड़ूंगी और अपनी जीत जरूर हासिल करूंगी। चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ, उनके मान सम्मान के साथ, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया है। और चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना से सांसदी का चुनाव जीता है, तब से ही वो डॉक्टर रोहिणी घाबरी को पहचानने से लगातार इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी घाबरी का आरोप कि उन्होंने अपनी पहली शादी छुपाई, और जब पता चली तो वो गिड़गिड़ा रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रहे हैं। वो तो रोहिणी घाबरी से शादी करना चाहते थे। वो लगातार सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर रही हैं, कई तस्वीरें, कई वीडियो साझा कर रही हैं। लेकिन सवाल अब डॉक्टर रोहिणी घाबरी पर ही खड़े हो रहे हैं कि आप स्विट्जरलैंड क्यों गए। जब आप लड़ाई लड़ रही थी तो सड़कों पर उतरकर आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जब भारतीय महिला पहलवानों ने उतरकर ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया और अपने फायदे के लिए युवा पहलवानों को कहीं ना कहीं वो लुभाते थे, ऑफर देते थे। तमाम आरोप यौन शोषण के लगाए गए बृजभूषण पर। लड़ाई पहलवानों ने लड़ी, सड़कों तक लड़ी और यहाँ तक कि संसद भवन तक कूच करने की बातें चली और वो पहुंचने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन बीच में ही उन्हें रोका गया। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घाबरी हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम तक अपने आप को सीमित कर रही हैं और वो कहती हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दिल्ली पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाने गए थे, हमने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई और इसके अलावा वो पोस्ट भी कर रही हैं। लेकिन आप भारत वापस आने के लिए फिर से ललकार रही हैं, लेकिन आ क्यों नहीं रही हैं, ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो इन्हीं से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं, वो वापसी की बातें कर रही हैं, आखिरकार वो स्विट्जरलैंड गई ही क्यों? देखिए, रोहिणी घाबरी का मामला अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, कई तरह की बातों को सामने लेकर आता है कि रोहिणी घाबरी जिस तरह के इल्ज़ाम और जिस तरह के आरोप आज़ाद के ऊपर लगा रही हैं, क्या वाकई में उनमें कोई सच्चाई है, क्या वाकई में उन्हें कोई तथ्य है, क्या वाकई उनके पास कोई सबूत हैं। क्योंकि जिस तरह की बातों को वो सोशल मीडिया के जरिए सामने लेकर आना चाहती हैं, तो वहाँ पर दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी प्राइवेट बातें थी, आप क्यों उन्हें उजागर कर रहे हैं, क्यों उन्हें जग हंसाई के लिए इस तरह डाल रहे हैं। क्योंकि आज़ाद को भी देखा जाए तो वो इस समय सांसद हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो ऐसे में उनकी भी इज्जत उछालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं लड़िए। और जाहिर बात है कि आपने जो कहा शुरू में कि अगर आप भारत में आई तो आखिर भारत में आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरी, क्यों प्रदर्शन नहीं किया, क्यों जो है एक माहौल अपने पक्ष में नहीं बनाने का प्रयास किया। क्योंकि अगर हम देखें तो पहलवान बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जहां पर उनकी फरियाद को नहीं सुना गया। लेकिन जिस तरह से वो जंतर मंतर पर बैठी और जिस तरह धरना प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को मजबूर होना पड़ा। लेकिन रोहिणी घाबरी सिर्फ ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को बुलंद करना चाहती हैं और जो इल्ज़ाम और आरोप आज़ाद के ऊपर लगा रही हैं उसको लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि भाई क्या वास्तव में वो इंसाफ चाहती हैं या यहाँ पर आज़ाद की वो छवि खराब करना चाहती हैं। क्योंकि अगर इंसाफ की लड़ाई वो लड़ती तो अब तक शायद वो अपनी जो भी प्रोसेस उसको आगे बढ़ा पाती हैं, लेकिन इससे पहले ही वो बाहर चली जाती हैं। फिर बाहर जाकर फिर तमाम तरह के पोस्ट करती हैं कि भाई मैं जो आत्महत्या कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी, फिर कहती हैं मैं ऐसे नहीं मरूंगी तो ये मार के मरूंगी। इस तरह की तमाम जो बातें वो कर रही हैं, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पक्ष में एक माहौल बनाना चाहती हैं। अगर उनके आरोपों में सच्चाई है तो एक लड़ाई
उनको ज़मीनी स्तर पर उतर के लड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए वो लिखी पढ़ी महिलाएं, आप ज़रा देखें तो पीएचडी करे हुए हैं और तमाम तरह से कह सकते हैं कि बेहतर लिखी पढ़ी वो महिला हैं। तो ऐसे में उनको अपना कदम जो है मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए सिंपैथी तो मिल सकती है, लेकिन न्याय की जहाँ तक वो बात कर रही हैं वो कोर्ट के ज़रिए मिलेगा। तो ये सवाल फिर हर किसी की ज़ुबान पर आम हो जाता है कि आखिर दोनों के बीच में जब एक रिलेशन था तो उसके ख़त्म होने की वजह क्या थी? क्या ये पता लग गया रोहिणी को कि वो शादीशुदा हैं, इसलिए रिश्ता ख़त्म हुआ? अब आप देखिए इसमें भी दो बातें निकल कर सामने आती है कि 2020 से आज़ाद के बारे में तमाम सारी जो जानकारी थी वो मीडिया जो इंटरनेट है उसके ऊपर उपलब्ध है। तो ऐसे में रोहिणी घाबरी ने क्या आंखें बंद करके उनके साथ में रिलेशन में गई, और जब उनको पता लग गया फिर भी वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे वो ये कहता रहा कि मैं तलाक दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो यानी कि रोहिणी घाबरी को क्या सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस रिश्ते में वो रहीं, और अब जबकि उनको लगा कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार इसके ऊपर प्रतिक्रियाओं का दौर है, कोई उनके पक्ष में भी है और कोई उनके खिलाफ भी दिखाई पड़ता है। सर अगर हम बात करें तो उनके पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मदद नहीं मांगूंगी, मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ूंगी। इसके बाद जब वो भारत आई तो उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात की, उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद इसी विषय पर उन्होंने चर्चा की। और इस मुलाकात के पीछे फिर यही सवाल लोगों द्वारा उठाए गए कि आप राजनेताओं से मिल रही हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि पार्टी से कोई मदद नहीं मांगूंगी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए भी माना जा रहा है। देखिए सीधे तौर पर बात नजर आती है कि जिस तरह से उन्होंने अभी 2-3 जो रिसेंट पोस्ट किए हैं उसमें 2-3 बार उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया है बीजेपी, और यहाँ तक अमित शाह को लेकर जो गृह मंत्री हमारे उनको लेकर भी बात कहते हैं कि आज़ाद गृह मंत्री के पीछे छुपा हुआ है, सारी बीजेपी जो है वो आज़ाद को बचाना चाहती है। यानी तमाम तरह से वो सरकार को भी यहाँ पर घेर रही है। और जैसा आपने कहा कि जब वो भारत आई तो कई नेताओं से मिली, चाहे उसमें कांग्रेसी नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, और मिलकर वो क्या साबित करना चाह रही थी? क्या अपने लिए कोई माहौल बनाना चाह रही थी? क्या अपने पक्ष में कोई पॉलिटिकल सपोर्ट वो चाह रही थी? इसका भी कोई खुलासा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई पॉलिटिकल स्टैंड उनके लिए कह सकते नजर नहीं आया। तो ये तमाम ऐसी बातें नाज़मीन जो बिल्कुल इस तरफ इशारा करती हैं कि आपस में अगर कोई मतभेद हो भी गए, कोई अगर कोई चीज़ को लेकर नाराज़गी हो भी गई, तो क्या सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के बीच में इस तरह के वीडियोस लाना, इस तरह के लांछन लगाना, क्या ये ज़रूरी हो जाता है? क्या आपस में बैठकर कोई अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर कह सकते हैं कि आपस में अगर मतभेद हुए भी हैं तो क्या उसको सुलझाया नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो आप डाल रहे हो तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आपको पता था कि वो शादीशुदा है तो फिर उस रिलेशन में आप क्यों गए? इस तरह की बातें भी लगातार यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर एक आखिरी सवाल कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की सुरक्षा की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि योगी राज में बहु बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, और उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि रोहिणी के मुद्दे में आपका क्या कहना है, तो वो खुले तौर पर बोलने से बचते हुए नजर आए। और इससे पहले भी उन्होंने ये कहा कि महिला सम्मान की खातिर मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा, मैं जवाब कोर्ट में दूंगा। तो लड़ाई आखिरकार कब कोर्ट तक जाएगी? देखिए बिल्कुल, और आज़ाद ने शुरुआत से ये बात कही है कि देखिए इस मामले में क्या सच है क्या सच नहीं है तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आज़ाद का रुख देखा जाए तो शुरुआत से उन्होंने कहा है कि भाई ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। और जाहिर बात है कि ये उन्होंने बेहतर भी किया, क्योंकि वो कुछ कहते फिर रोहिणी घाबरी कुछ और कहती हैं, फिर कुछ और कहती हैं, यानी कि बात का बतंगड़ बनता हुआ नजर आता है। अभी आप देखेंगे तो ये सारे इल्ज़ाम जो है वो एक तरफा दिखाई पड़ते हैं, यानी कि रोहिणी घाबरी की तरफ से सारी बातें कही जा रही हैं। आज़ाद ने एक भी कह सकते हैं कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। तो ये भी एक बात देखी जा रही है कि आज़ाद भले ही चुप हैं, लेकिन कब तक चुप रहेंगे? क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आपके ऊपर ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं जिसमें आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है कि वो 27 में चुनाव में, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ही आप राजनीति का कह सकते हैं कि अपनी पार्टी को बड़ा बनाना चाहते हो, आप यहाँ से नगीना से सांसद भी हो, तो ऐसे में अगर आपके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो आपको मीडिया के सामने आकर कम से कम अपना पक्ष तो रखना चाहिए। और इसी बात को लेकर अब कई उनके भी सहयोगी ये कह रहे हैं कि आज़ाद को ज़रूर सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आरोप दिनों दिन उनके ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी हाथ में शराब का गिलास नजर आता है, कभी किसी जगह की फोटो शेयर कर देती है, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं
उससे जिससे ऐसा लगता है कि आज़ाद की छवि से बिगड़ सकती है। ऐसे में आज़ाद को भी निकल कर सामने आना चाहिए और जो कुछ भी इस मसले को लेकर वो बोलना चाहते हैं, भले ही रोहिणी घावरी के पक्ष पे ना बोले, लेकिन कम से कम अपने पक्ष पे तो उनको बोलना चाहिए। बिल्कुल, जहां चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि वो कुछ नहीं कहेंगे, ये मामला कोर्ट में है, लेकिन ये गुत्थी, ये पहेली जो है वो अब तक सुलझी नहीं है और इसी पहेली को लेकर ये कहा जा रहा है कि आखिरकार कब तक सुलझेगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड से लगातार डॉक्टर रोहिणी घावरी पोस्ट कर रही हैं और चंद्रशेखर आजाद ना ही बचाव में कुछ बोलते हैं और ना ही सवाल खड़े करते हैं। तो अब यही बनता है कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे का अंत कब तक होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है, आखिरकार कौन है जो आरोप लगा रहा है, कौन है बचाव कर रहा है? क्योंकि दोनों ही पक्षों को लेकर चर्चा की जाए तो अभी साबित नहीं किया जा सकता है कि कौन गुनहगार है, कौन निर्दोष है। लेकिन आपकी नज़र में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।